हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल रूपी के बारे में। जहां पर कि हम बात करेंगे फर्स्ट इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी उसके बारे में। थर्ड हम बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। और फोर्थ हम बात करेंगे क्या हमें डिजिटल रूपी चाहिए कि नहीं उसके बारे में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। आरबीआई डिजिटल रूपी। हम डिजिटल रूपी को ई रूपी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आरबीआई जो है एक प्रकार से अपने ग्राहकों को सुविधा प्रोवाइड करने का कोशिश कर दी है। जहां पर कि जो हम कैश फॉर्म में लेन देन करते हैं उस चीजों को जो है आरबीआई डिजिटल फॉर्म में ले जाना चाह रही है। ये एक प्रकार से यूपीआई की तरह नहीं है। यहाँ पर आरबीआई जो एक प्रकार से सेम नोट जो हम उपयोग करते हैं उसी के डिनोमिनेशन में डिजिटल फॉर्म में टोकन जो है प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर जो डिजिटल ई रूपी है इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी में उपयोग होती है। इसका पहली बार जो है बात किया गया था 2017 में, जहां पर कि 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद 2017 में पेटीएम की मोनोपोली हो गई थी। सेम उसी को एनकाउंटर करने के लिए या उसके रेस में उतरने के लिए सेम उसी समय जो है आरबीआई ने भी डिजिटल करेंसी के बारे में चर्चा किया था पहली बार। और जैसा कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इथेरियम इसकी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, सेम उसी के साथ साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को धीरे धीरे फियर होते गया कि अगर क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और इथेरियम इसको लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए ये जो है डिजिटल रूपी का काम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। और यहाँ पर डिजिटल ई रूपी को हम ऐसे भी जान सकते हैं कि ये एक प्रकार से आरबीआई का एक्सेप्टेड वर्जन है क्रिप्टो करेंसी का, जिसको कि आरबीआई द्वारा कंट्रोल या रेगुलेट किया जा सकता है। और उसी तरह अगर आप देखें तो बिटकॉइन और इथेरियम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता जा रहा था और उसी के साथ साथ जो है क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी को उपयोग या ट्रेड कर रहे थे उसके लिए धीरे धीरे करके गवर्नमेंट जो है प्रेशर बनाना चालू करी थी। जैसे कि पहली बार गवर्नमेंट ने 2018 में जाके वार्निंग जारी किया क्रिप्टो करेंसी को जो ट्रेड करते हैं इससे जो उपयोग कर रहे हैं उसको। फिर 2019 में जाके बहुत ज्यादा मात्रा में फाइन लाया या तो 10 साल का जेल का प्रावधान लाया। जैसे जैसे 2020 आते गया ये चीजों को रिलैक्स कर दिया गया और यहाँ पर जो है डिजिटल करेंसी भी हमारा देश की फॉर्म में आना चालू हो गई। सेकेंड, क्रिप्टो करेंसी और उसके वर्किंग। यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है वो सेम आरबीआई द्वारा ई रूपी में भी लगाई गई है। और यहाँ पर अब अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम, यहाँ पर जो है एक प्रकार से ये डिसेंट्रलाइज मनी हो जाते हैं जहां पर कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। तो जैसा कि हमने पहले बात किया था कि हर देशों की गवर्नमेंट जो है अपने डिजिटल रूपी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो इस बिटकॉइन या इथेरियम को कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत गजब की टेक्नोलॉजी है जिसको कि फर्दर ट्रेस नहीं किया जा सकता अगर इसको अच्छी तरीके से इनक्रिप्ट कर दिया जाए तो। ये जो क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है इसको कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉक दर ब्लॉक में स्टोर होता है और इस ट्रांजैक्शन के डाटा को अगर किसी ए व्यक्ति से बी व्यक्ति को दिया जाए तो इसके बीच में क्या है, इंक्रिप्शन किया जाता है। ये जो इंक्रिप्शन है कुछ इस तरीके से वर्क करता है जैसे कि आप कुछ ए पॉइंट से बी पॉइंट भेज रहे हैं। सपोज करते हैं कि आप आकाश भेज रहे हैं तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं कुछ इस तरीके से कोड हो जाते हैं जैसे कि ए के लिए एड, के लिए एंड, ए के लिए एड, एस के लिए हैश एंड एच के लिए जो है मल्टीपल का साइन। तो इसको अगर कोड कर दे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पर जो डिटेल है किसी भी इंफॉर्मेशन का ये ए व्यक्ति को पता चलेगा, इसका जो कोड है वो बी व्यक्ति को मिलेगा तो बी व्यक्ति भी पता कर पाएगा। लेकिन इसके बीच में जो कोई भी आएगा वो पता नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको इस कोड के बारे में जानकारी नहीं है। और इंक्रिप्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप लोग जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर जब भी आप ट्रांजेक्शन करें तो HTTPS लिखा जाता है, वो भी एक प्रकार का इंक्रिप्शन है। अब ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है,
तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को जो है सॉल्व करने का काम किया जाता है। यहाँ पर अच्छे बड़े बड़े हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर लगते हैं, जहाँ पर कि जीपीयू लगता है, और जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, आपने सही समझा, ग्राफिक कार्ड। और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी भी उपयोग होती है, और जो भी व्यक्ति इस काम को करता है उसको रिवॉर्ड में जो है क्रिप्टो करेंसी मिलता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर भी ये सेम प्रोसेस फॉलो होता है कि नहीं, क्या डिजिटल ई रूपी में ये माइनिंग वाला प्रोसेस होगा कि नहीं। थर्ड, यहाँ पर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ई रूपी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर कि फर्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज के बारे में। तो यहाँ पर जो है फास्टर मोड ऑफ पेमेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लियरिंग और जो है सेटलमेंट की प्रक्रिया जो फास्ट हो जाएगी, जिसके कारण कि पूरा पेमेंट प्रोसेस जो है फास्ट हो जाएगा। सेकंड, इसमें आ जाता है चीप ग्लोबल ट्रांजैक्शन। ग्लोबल ट्रांजैक्शन यानी कि हम अपने देश से अगर कोई पैसे को बाहर ले जाए या बाहर से अंदर लाए, तो वहां पर जो बहुत सारे बैंक इन्वॉल्व रहते हैं और वहां पर जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर इसके आने के कारण अच्छे से चीजें इम्प्लीमेंट होती है तो ये जो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है वो बहुत कम हो सकता है। और हमारे देश में जो मिडिल मैन भी रहते हैं, या उस देश में मिडिल मैन जहां पर कि आप अपने करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, तो उन लोग भी ज्यादा जो ब्रोकरेज चार्ज कर देते हैं, जिसके कारण कि हमको करेंसी कन्वर्जन का रेट जो है ज्यादा देना पड़ता है। इसके आने से जो है ये जो रेट है वो बहुत कम हो जाएंगे। और तीसरा यहाँ पर ये है कि अगर ये डिजिटल ई रूपी अच्छी तरीके से काम करता है तो यहाँ पर हमको आगे चल के फिजिकल मनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिजिकल मनी हम अगर बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लागत आता है, और पेपर का वेस्टेज जाता है, छपाई का जाता है, जिसके कारण कि हम ये सारा जो खर्चा है उसको बचा सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करने वाले हैं। ई रूपी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो रन करने का खर्चा जो है बहुत ज्यादा आता है, जिसके कारण कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसका फीस बढ़ जाए, जिसके कारण कि ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है आगे चल के बढ़ मच जाए। तो ये एक प्रकार से एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि हमारे देश में आज भी लोग जो है बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जिसके कारण कि अगर ये डिजिटल ई रूपी आ जाता है तो यहाँ पर कि इसके बारे में जो अवेयरनेस है उसको फैलाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जिसके कारण कि बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आ सकती हैं। तीसरा लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है साइबर सिक्योरिटी का। अगर पूरा का पूरा पैसा हमारा डिजिटल फॉर्म में है और कई सारे हैकर जो है हैक कर डाले गलती से भी, तो यहाँ पर मनी का जो अमाउंट है वो बढ़ा भी सकते हैं या उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण कि हमारे मनी का जो रुपए का वैल्यू है वो घट सकता है। तो ये एक प्रकार से सबसे बड़ा या सबसे खतरनाक चुनौती हो जाता है डिजिटल ई रूपी के लिए। यह एक प्रकार से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है ई रूपी के लिए। फोर्थ, हम बात करने वाले हैं क्या हमें डिजिटल ई रूपी की जरूरत भी है कि नहीं। यहाँ पर डिजिटल ई रूपी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन को पकड़ने में काम करती है तो ये एक प्रकार से हमारे देश की सरकार के लिए बेनिफिट हो जाती है। अगर हम उस पैसे को पता कर सकते हैं किसके पास गया है या डिटेक्ट कर सकते हैं तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव चीजें होंगी, और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। डिजिटल ई रूपी हमें अगर साइबर फ्रॉड से प्रोटेक्शन दिला देता है तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छी बात हो जाती है हमारे लिए, और इसका जो जरूरत है हमें बहुत ज्यादा हो जाता है। इंडिया का व्यक्ति अगर कुछ भी चीज खरीदता है या कोई भी सर्विस लेता है तो वहां ये होता है कि उसके जो बैंक अकाउंट है उससे पैसा निकलता है और उस दुकानदार के बैंक अकाउंट में जो है पैसा चला जाता है। यहाँ पर आरबीआई यहाँ एक प्रकार से ऐसा कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करी है कि दोनों के पास जो है आरबीआई का वॉलेट हो, जिसके कारण कि उसके आरबीआई वॉलेट से पैसा निकल के उस दुकानदार के आरबीआई वॉलेट में जाए, जिसके कारण कि जो बैंकों के पास ये ट्रांजैक्शन जा ना सके। यहाँ पर कई सारे बैंक ऐसे भी हैं जो कि प्राइवेट है और इस डाटा को अगर मिसयूज कर देते हैं तो ये एक प्रकार से दिक्कत का बात हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसके बीच में आरबीआई आती है तो यहाँ पर ऐसा होगा कि ये जो डाटा है वो लीक नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कि इंडियन कंज्यूमर के लिए एक प्रकार से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है। और जैसा कि हमने पहले बात किया था कि क्रॉस बॉर्डर जो है ट्रांजैक्शन, हमारे देश से बाहर देश में जो जाने वाला पैसा या बाहर से आने वाला, उसकी अगर लागत कम हो जाती है
तो हम इसे एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मान सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि आप और हम सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन या एथेरियम प्रकार की जो क्रिप्टो करेंसी है, वहां पर एक दिन में पैसा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या उसका जो रेट है वो एक दिन में बहुत ज्यादा घट जाता है, जिसके कारण कि वहां जो है चीजों का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ता घटता है, जिसके कारण की वोलेटिलिटी हो जाता है। अगर इस चीजों को सॉल्व कर देता है आरबीआई डिजिटल ई रूपी, तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से स्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण बहुत सारे जो कंज्यूमर हैं या बहुत सारे जो कंपनी है उनके लिए इसमें ट्रेड करना जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में ट्रेडिंग के रिलेटेड जानना हो तो हमारे आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। और ऐसी और इम्पोर्टेंट जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।